कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सभी छात्र ध्यान दें। सभी के लिए फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन चल रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 21वां डेरिवेशन है और आज हम कराएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 डेरिवेशन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, दोनों डेरिवेशनों को समझेंगे और स्पेशली बायोलॉजी वाले, क्योंकि आज के इस डेरिवेशन में थोड़ा सा समाकलन का यूज होगा, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा सा समाकलन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। थोड़ा क्या, बस 2 चीज आपको मैं बताने वाला हूं समाकलन में, उससे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। तो आज का 21वां डेरिवेशन है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। फिर हम सीखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये आपको सिद्ध करना होता है और उसके बाद में वर्ग माध्य मूल मान भी निकालना होता है। तो यहां से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये डेरिवेशन भी आ सकता है, इंपोर्टेंट बनता है, इसको करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसको एसी करंट हम बोलते हैं, तो वो इस तरह से चलता है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपका करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये क्या है, आपका आई है करंट। ठीक है, अब ध्यान से समझोगे तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये वाला यहां से ये स्टार्ट हुआ 0 से, अब ये ऊपर जो यहां पर ये एक, इसको बोलते हैं, इस तरीके से गया यहां तक, तो इसको बोलेंगे आधा साइकिल। कितना, 1/, यानी कि ये हाफ साइकिल हो गया। क्या हो गया, हाफ साइकिल, यानी कि आधा चक्र इसको बोलेंगे हम। और आधा चक्र ये यहां से यहां तक यदि ये पहुंच गया तो आधा चक्र ये हो गया, तो यहां से ऐसे करके तो ये, यानी कि यहां से और यहां तक की हम बात करें तो ये हो गया एक चक्र, यानी कि एक साइकिल होगी पूरी। ठीक है, इसी तरीके से चलता है। हमारा चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जितना ऊपर होता है वैसे ही नीचे होता है, यानी जितना ये ऊपर होता है उसी तरीके का ये नीचे होता है, बराबर मात्रा में रहता है। ये इस तरीके से जाएगा तो ये बराबर बराबर रहता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे रहता है। ठीक है, इसमें ये चलने के दौरान जैसे ये ऊपर गया तो ये जो धारा है लगातार समय के साथ निरंतर बदलती रहती है और एक समय के बाद उसी मान की आवृत्ति करती है। जैसे कि यहाँ पे ये बदल गया, ये बदला बदला बदला, यहाँ तक बदला, फिर यहाँ पे भी बदला, यहाँ से यहाँ के बाद में फिर इसी मान की आवर्त रूप से आवृत्ति करती रहती है। फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसी रूप से ही चलती रहती है। ठीक है, तो ये एक बार में कितना अधिकतम ऊपर जा रही है, तो इसको बोलते हैं इसका शिखर मान, इसको बोलते हैं इसका शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चक्र है, इस चक्र को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, यानी एक चक्र को कंप्लीट करने में, यहां तक पहुंचने में जितना समय लगेगा, उस समय को बोलते हैं हम आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। और 1 सेकंड में ये कितने चक्र कंप्लीट कर लेती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। एक चक्र प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में जितने चक्र कंप्लीट करती है, जितने चक्र कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। और आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्र कंप्लीट करने में जितना समय लगता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई हैं। ये मेरे को डेरिवेशन में थोड़ा सा यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूं सीधे सीधे एक बात, कि आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π/ω ये होता है। और आवृत्ति की हम बात करें, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी f बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर्तकाल हो जाएगा, या आप इसको ω/2π बोल सकते हो। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, 1/, आगे नीचे आ जाएगा, तो ये ω/2π। और आवर्तकाल का फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये आगे यूज में आने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम ज्यादा थ्योरी पढ़ा नहीं रहे हैं जो आपको इतना समय लगाएंगे, सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात पर आते हैं आगे। इसमें एक और खास बात है, यहां पर थोड़ा सा समाकलन का यूज होगा, तो बायोलॉजी वाले ध्यान से समझेंगे। मैं 2 सूत्र आपको बताऊंगा समाकलन के क्या होते हैं। देखिए, ये जो कीड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका समाकलन का सिंबल होता है। जैसे आपका ये जोड़ का सिंबल है, जैसे ये गुणा का सिंबल है, उसी तरीके से ये जो कीड़ा सा है, ये आपका समाकलन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये
4 प्लस 2 करेंगे तो ये 6 हो जाता है, और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 8 हो जाता है। उसी तरीके से इसका भी एक रोल होता है, ये भी किसी संख्या के साथ या किसी एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है तो उसका मान चेंज हो जाता है। जैसे कि ये इन दो फंक्शन यानी 2 डिजिट के साथ ये प्लस को हमने ऑपरेट किया तो 6 आया, यानी कि संख्या बदल गई। उसी तरीके से ये भी बदल देता है। तो यहां पर मैं आपको जनरली कुछ फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं दो, कि समाकलन साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, याद रखिएगा। यहां से देखिए, पहले तो मैं आपको सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि समाकलन साइन एक्स और ये डी एक्स, तो इसको बोलेंगे हम साइन एक्स का समाकलन x के सापेक्ष, इसको बोलते हैं सापेक्ष। इसको क्या बोलते हैं आप सीधे सीधे याद रखिएगा, सापेक्ष। तो मतलब ये हो गया साइन x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, माइनस का cos x होता है। कितना होता है, माइनस का cos x होता है, इसको याद रखिएगा। यदि यहां पर इस तरीके से आपको दे रखा है समाकलन साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, ये है, यानी a यहां पर a क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस ए एक्स है, बस ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन ए, बस ये है। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि कॉस, ये समाकलन ये cos x है, क्या है ये cos, और यहाँ पे a और यहाँ पे x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आपका 1 से 2, ये लिमिट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये आपकी लिमिट कहलाती है। ठीक है, लिमिट्स होती है ये दोनों, इसको ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, नीचे वाली लोअर लिमिट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए समाकलन, लिमिट को भी भूल जाओ, बस ये याद रखो, समाकलन ax का समाकलन क्या होगा, cos ax का साइन ए एक्स अपॉन ए, ये हो गया। और इस लिमिट का क्या रोल होता है, लिमिट यहां पर आ जाती है। लिमिट का मतलब ये है, पहले तो यहां पे से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन ए बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा साइन ए एक्स 1 से 2, इस तरह से। और ये लिमिट का बस ये रोल होता है, जहां जहां पर हमने ये x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जहां जहां पर x है वहां पर एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रख देंगे। जैसे कि यहां पर साइन ए इंटू एक्स की जगह पर एक बार 2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, सूत्र में होता है माइनस, फिर साइन ए तो जो कहते हैं रहेगा, और एक्स की जगह पर एक बार लोअर लिमिट यानी कि 1 रख देंगे। यानी जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपको एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस, एक बार लोअर लिमिट। तो ये उत्तर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए साइन 2a माइनस साइन ए, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ चुका है। इस तरीके से करना होता है। तो बस आपको ये दो फॉर्मूले इसके मेन है, पहला और एक आपका दूसरा, बस ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बस इतना करना है। ठीक है, बाकी तो हम आपको सिखा ही देंगे। चलिए, अब ये औसत मान निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा औसत मान किस तरीके से निकलेगा। आपको हम एक चीज बता दें, औसत किसी भी चीज का औसत कैसे निकलता है। ठीक है, कि भाई कोई भी चीज है, जैसे कि 1 2 ऐसा 1 2 3 4 5, इनका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 अपॉन नीचे 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं को हमने जोड़ा और 5 से भाग कर दिया, यानी कि ये 15/5, इसका औसत आ गया 3। यही तो होता है। तो मतलब हमने क्या किया कि 1 से 5 तक को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, यही तो हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान चाहिए। तो मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के औसत मान निकालना है, एक चक्र का हमको औसत मान निकालना है। तो एक चक्र का जब हम औसत मान निकालेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा, देखिएगा एक चक्र का मतलब क्या हुआ, ये वाला आपका, ये और ये, यहां तक आपका एक चक्र हो गया। तो हमको दिखाई देता है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान यहां से 0 से स्टार्ट होता है, शिखर तक जाता है, फिर 0 होता है, फिर यहां पर फिर 0 हो जाता है। तो आप देखोगे कि औसत मान तो ये 0 ही हो रहा है, तो हम निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करें, टुकड़ों टुकड़ों में निकाल लें। भाई जितना ये यहां से यहां तक जितना मान होगा
उतना ही ये वाला मान होगा। हम ये पहले बता चुके हैं आपको कि जितना ये ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो पहले हम यहां से यहां तक का मान निकाल ले रहे हैं, यानी कि आधा साइकिल। आधा साइकिल भाई आपको पता है कि ये आधा साइकिल है, तो यहां से यहां तक का जो समय है ये आपका एक चक्र कहलाता है, और एक चक्र में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, यानी टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आधा साइकिल हो जाएगा, यानी आधा चक्र हो जाएगा, आधा चक्र हो जाएगा। और इस चक्र में जितना समय लगेगा उसको हम टी हाफ बोलेंगे। टी हाफ का मतलब क्यों, आधा समय, ठीक है ना, आधा अर्ध आवर्त काल। तो यहां तक जो समय लगेगा वो, और ये धारा चल रही है तो यहां से यहां तक जितना धारा होगा वो, तो जीरो से टी हाफ में जितना धारा का मान होगा और उसमें उसी समय का हम भाग कर देंगे तो औसत मान निकल जाएगा। भाई किसी चीज में नॉर्मली हम औसत चीज कैसे निकालते हैं, जैसे चाल है तो कैसे निकालेंगे कि औसत चाल कैसे निकलती है। देखिए नॉर्मल ये औसत है, औसत वैसे नॉर्मल चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहां पर औसत निकालेंगे, औसत तो औसत में क्या हो जाएगा, कुल दूरी और कुल समय लगा देंगे। यहां पर कितनी कुल दूरी कितनी चली गई, कुल समय कितना चला गया, नॉर्मली मोटा मोटी तौर पर, ठीक है, औसत ऐसी तो निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या औसत दूरी बट्टे औसत समय लगा दो तो औसत निकल जाएगा। तो हमने कुल दूरी बट्टे कुल समय निकाल के नहीं, हम इसका औसत निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, हमारे पास में हमको पता है कि माना कि भैया प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये जो आई होता है इसका मान क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। टी क्या होता है, समय होता है, ओमेगा क्या होता है, इसका कोणीय वेग। इस ये जो चल रही है इसका कोणीय वेग होता है, ये एक प्रकार की वेव है, ठीक है। तो इसका कोणीय वेग कितना है वो होती है, ठीक है। यहां पर हम इसको यानी कि आपका जो लिया था ना ये आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि समय अभी आपने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल, ये हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो गया, ठीक है। तो समय हमको निकालना है एक वेव का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बट्टे कोणीय वेग, ये हो जाएगा। तो इसका ये जो वेव चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा जो चल रही है, ये एक वेव के रूप में चल रही है। तो जो वेव के रूप में चल रही है तो इसका कोणीय वेग हमने ओमेगा मान लिया, और कोणीय विस्थापन यानी कि यहां से और यहां तक कितना विस्थापन हुआ, 180 डिग्री, और 180 डिग्री यानी 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं। इसलिए हमने ये कोणीय विस्थापन यानी कि आवर्तकाल हम कितना लेते हैं, 2 पाई बट्टे ओमेगा लेते हैं। ओमेगा क्या है, इस प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, इसका क्या है, ये लिख रहा है कोणीय वेग होता है। तो वही चीज यहाँ पर ये कोणीय वेग है और ये समय है, और ये I0 क्या है, इस धारा का शिखर मान के यहां तक ये कितने अधिकतम कितना मान इसने प्राप्त किया है, ये अधिकतम मान है I0 यानी कि धारा का शिखर मान इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी चीजें पता चल गई है क्या क्या चीज है इसमें, ओके। हमको इसका औसत मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध चक्र के लिए, पहले हम बात कर रहे हैं अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको IM बोल दे रहा हूं मैं, मीन वैल्यू, धारा का मीन मान यानी मीन वैल्यू यानी औसत मान, ठीक है। चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T हाफ, और 0 से T हाफ, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं I0, और ये dt। इसका समय देखिए,
समाकलन का मतलब देखिए, इस समाकलन का मतलब ये आई का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया 0 से t हाफ। 0 से t हाफ का मतलब क्या है, समाकलन इसलिए किया है कि हम यहां से यहां तक का मान हम चाहते हैं कि t हाफ में यहां से यहां तक धारा का मान कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से समाकलन करना पड़ेगा। यानी कि भाई औसत कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का कुल धारा और यहां से यहां तक को जाने में इसको कुल कितना समय लगा, कुल धारा बट्टे कुल समय। देखिए बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे कि भैया समाकलन होता ही इसलिए है कि किसी चीज का कुल मान निकालने के लिए। तो हमने लिमिट रख दी कि समय यहां से यहां तक गया, यानी कि 0 से आधा हाफ, यानी 0 से यहां तक समय लिया गया, तो यहां से यहां तक कितना उसने मान कवर किया धारा ने, तो वो मान निकल जाएगा। 0 से समय की लिमिट रख दी और समय के सापेक्ष इस धारा का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, ये इसका कुल मान निकल जाएगा। और कुल मान में कुल समय का भाग कर देंगे, यानी कि इतने समय का हमने भाग कर दिया, तो ये निकल आया इसका औसत मान। ठीक है, और कुछ नहीं पता तो सीधे सीधे याद कर लो कि औसत मान ऐसे निकलेगा। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास में इसको हम इधर रख देंगे। तो बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, जब कोई नीचे होती है तो हम इसको 2/t कह देंगे, 2/t मल्टीप्लाई, क्योंकि ये t/2 है नीचे बट्टे में, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 0 से t/2 i, तो ये हो जाएगा dt। तो im इजिकल टू 2/t का मान, t का मान 2π/, क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले, यहाँ पे t का मान कितना है 2π/ω है, और ये हो गया 0 से t/2, ठीक है, t/2, और i का मान कितना है I0 sin ωt इंटू dt, ये हो जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई? ओके, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे भी मैं t का मान रख दूंगा। देखिए ये है t/2 और t का मान कितना है 2π/ω है, और नीचे 2 आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 2π/2ω। 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा π/ω आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये, तो अब देखिएगा इस ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो im बराबर क्या हो जाएगा 2ω/2π हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा ये 0 से, और यहाँ पे भी आप मान रख देंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 2π/ω हो जाएगा, और ये है आपका I0 sin ωt इंटू dt, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, ये हो गया। अब ये कितना आ गया im बराबर 0 से ये हो जाएगा 2π/2ω हो जाएगा, और I0 sin ωt इंटू dt, और साथ में ये वाला जो चीज है im इजकल टू ये आ जाएगा ω/π इतना, सॉरी पाई इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आगे देखिएगा ध्यान से, अब हमारे इससे ये कट जाएगा, तो im बराबर ω/2π इंटू I0 बाहर निकाल लेंगे, तो ये 0 से π/ω और sin ωt इंटू dt आ गया। और हमने अभी अभी आपको बताया था समाकलन sin ax इंटू dx होता है, तो माइनस कॉस ax अपॉन a ये होता है। तो वही चीज यहां से समाकलन हम इसका कर देंगे, तो ω/I0/π इसका हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा माना जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, तो t को छोड़कर बाकी सारी चीज ये क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, तो साइन का समाकलन कॉस होता है, तो माइनस कॉस ωt/ω हो जाएगा, और ये 0 से π/ω यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये ω/I0/π, इसको ओमेगा को बाहर निकाल देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, नीचे से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा cos ωt 0 से π/ω इतना बचेगा आपका। ठीक है, ये आ गया।
अब इससे ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, माइनस आई जीरो बटे पाई। अब जहां जहां पर टी है, क्योंकि टी के सापेक्ष हमने किया है, जहां जहां पर टी है वहां पर ओमेगा बटे पाई रख जाएगा, कॉस ओमेगा, इस टी की जगह पर ओमेगा बट्टे पाई रख जाएगा गुणा में, ठीक है। चलिएगा, फिर माइनस आ जाएगा कॉस, और ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो टोटल ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इससे ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा तो माइनस आई जीरो बट्टे पाई, और जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो बचेगा। अब आप लोग मुझको बताइएगा, ये कॉस पाई, कॉस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, और कॉस जीरो का मान 1 होता है। टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का आई जीरो अपॉन पाई इंटू माइनस का 2, -2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो अपॉन पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। तो ये आपका आई एम निकला है, ठीक है। आधे अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए, और अर्ध कैसे, धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकला है। यहां पर पूरी बात लिखिएगा, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, यानी ऐसे धारा चलती है उसकी, तो इस वाले धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ऐसे वाले के लिए निकलेगी तो इतना ही मान होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यहां तक कर लीजिए पहले, ठीक। और यहाँ पे आप है का इसका मान रखना चाहो तो रख सकते हो, पाई का मान 22/7, 22/7 रखोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14, 14/22 हो जाएगा। ये आपको मैं बता दूं यहां तक, जैसे ये है, तो ये आपका आया है एग्जैक्टली आई एम बराबर 2/पाई और आई जीरो। तो 2/पाई की जगह तो 22/7 रखोगे तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आई जीरो हो जाएगा, यानी कि 14/22 आई जीरो हो जाएगा। और ये वाला जो मान है 14 में हम सीधे सीधे 22 का भाग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीधे सीधे भाग करके, हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ओ 1 मिनट, इतनी देर में तो हम वैसे ही कर देते। 14 में भाग कर देंगे हम 22 का, 0.636, तो 0.636 आई जीरो, ये आई एम का मान आ गया, ठीक है। आई एम का मान इतना आ गया आधे चक्र के लिए, आधे चक्र। दूसरे आधे चक्र के लिए इतना ही मान होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा। यहां तक कर लीजिए, यहाँ के बारे में आपको समझाता हूं, यहां तक कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका मान कितना निकल कर आ चुका है, वो भी मैं आपको सीधे सीधे यहां पर बता दे रहा हूं। तो यहां से ये चीज आपको सिद्ध होती है कि आई जीरो का मान, सॉरी आई एम का मान 0.636 आई जीरो आ गया आधे धनात्मक चक्र के लिए, यानी धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ऐसे ही इसे ऐसे लिख दोगे, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए कितना मान होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए आई एम, तो ये आई एम डैश कह दे रहा हूं मैं, तो ये -0.636 आई जीरो इतना हो जाएगा। अतः एक चक्र के लिए, अतः एक पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए तो औसत मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्ण चक्र के लिए, यहां पर औसत मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये धनात्मक ये ऋणात्मक दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर जाते हैं, सिद्ध होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के
एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। तो ये वाला डेरिवेशन, चलो इससे अगला वर्ग माध्य मूल मान अगले वीडियो में निकालेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो और हमें को एक काम भी करना है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा क्या चीज आपको पसंद नहीं आई है। जय हिंद।